सीएम धामी ने की मॉर्निंग वॉक करते हुए प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से मुलाकात। सीएम धामी ने आम जनता से भी लिया सरकार के कामकाज का फीडबैक। सीएम ने की पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो की टिप्पणी की निंदा। धामी ने कहा, बिलावल के बयान से पता चलता है कि वो कैसे परिवेश में पले बढ़े हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन खेलकर प्रतियोगिता की शुरुआत। दसवीं में टॉप करने वाले छात्रों को मिलेगा देश यात्रा का मौका। देश के कई स्थानों पर भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत। देवप्रयाग विधानसभा के छात्रों ने सीएम धामी से की मुलाकात। और उत्तराखंड में बाल वाटिकाओं का बदलेगा स्वरूप। नैनीताल के रामगढ़ से हुई शुरुआत। बाल वाटिका को प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, कभी रुककर वो भुट्टा खाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार वो एक बार फिर से मॉर्निंग वॉक पर निकले और उसके बाद जो कुछ हुआ अब खबर में सुनिए आप। क्योंकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह ओएनजीसी अंबेडकर स्टेडियम में भ्रमण के दौरान स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ जॉगिंग करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों से बातचीत की, उनकी मन की बात जानी। साथ ही सीएम धामी ने खिलाड़ियों और खेल भावना से युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए अनेक बिंदुओं पर सार्थक पहल के साथ साथ जागरूकता फैलाने की भी बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय टी स्टॉल पर एक सामान्य नागरिक की भांति सरकार की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी फीडबैक लिया। यहाँ पर चाय का भी लुत्फ उठाया उन्होंने। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बच्चों से किस तरीके से वो उनका व्यवहार बहुत मिलनसार रहता है। अक्सर वो बच्चों से मिलते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर भी पहले स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं, उनके साथ जॉगिंग करते हैं और फिर इसी मॉर्निंग वॉक के दौरान ही स्थानीय टी स्टॉल पर रुककर वहां पर मौजूद बच्चों से, बुजुर्गों से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सरकार की योजनाओं से वो कितना संतुष्ट हैं इसका फीडबैक जानने की कोशिश करते हैं। और उनका यही अंदाज लोगों के बीच में उन्हें अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री बनाता है। इधर देहरादून में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आक्रोश जताया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बर्बादी कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपने हालात को देखते हुए देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहा है। ये सीधे तौर पर बताता है कि पाकिस्तान किस प्रकार गर्त में जा रहा है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी व्यवस्था ठीक करने के बजाय विश्व में भारत का डंका बजा रहे पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करके अपनी स्थिति जरूर बता दी है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से यूएनएससी की बैठक में बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की और इसके बाद से ही उनकी चौतरफा निंदा हो रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके खिलाफ मुखर होते हुए, विरोध दर्ज कराते हुए, देश के लोग विरोध दर्ज कराते हुए कह रहे हैं कि कंगाल पाकिस्तान स्वयं की हालत पहले देखे और उसके बाद भारत और भारतीय पीएम पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने की कोशिश भी करे। हालांकि इन सब के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी नाराजगी जताई और पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए बिलावल भुट्टो को दो टूक जवाब भी दिया। देखिए, बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और
जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। एक तरफ पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक सुनाई, तो दूसरी तरफ अपनी राज्य की जनता के विकास के लिए, योजनाओं के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, इसको लेकर भी आगे कदम बढ़ाए हैं। उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की तरफ से बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। परेड ग्राउंड स्थित बैडमिंटन हॉल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से लेकर 19 तारीख तक चलने वाली है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से यूपीसीएल, बीएचईएल, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खेलकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अंतर विभागीय प्रतियोगिताओं से सभी विभागों में आपसी तालमेल बनेगा, जिससे प्रदेश विकास की राह पर आसानी से आगे बढ़ सकेगा। साथ ही उसके साक्षी हैं, उसके गवाह हैं। सम्मानित साथियों, आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे। कार्य आइए आगे बढ़ते हैं, बात देवप्रयाग की कर लेते हैं। देवप्रयाग विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी की तरफ से अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी स्कूलों से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 10वीं में टॉप करने वाले छात्रों को भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक देश के कई स्थानों पर भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में भी देवप्रयाग विधानसभा के बोर्ड टॉपरों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वहीं उत्तराखंड विधानसभा पहुंचकर किस तरह से विधानसभा की कार्रवाई चलती है, इसको भी इन छात्रों ने बारीकी से समझा। बीजेपी विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिले और देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके उन्हें जानकारियां हासिल हो, ऐसी कोशिश सरकार की और विभाग की है। इस उद्देश्य से उनके तरफ से ये कार्यक्रम हर बार आयोजित कराया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की इस पहल की सराहना करते हुए इसे सरकारी कार्यक्रम बनाए जाने की घोषणा की है। इसके लिए कार्य योजना बनाने की बात भी कह दी गई है। उधर देवप्रयाग विधानसभा के साथ पूरे प्रदेश के उत्तराखंड बोर्ड टॉपर देश का भ्रमण कर सके, इसे लेकर सरकार जल्द ही कार्य योजना तैयार करेगी। ये घोषणा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की और इसे क्रियान्वयन में लाने के लिए जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, जो रूल्स हैं, उन्हें बनाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। मेरा नाम राशि है और मेरे स्कूल का नाम है शिवानी धार। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय विधायक जी हमें घुमाने ले जा रहे हैं। हमारे विधायक जी बच्चों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें इस ट्रिप में बहुत कुछ सीखने को मिला, जितना हमने किताबों में नहीं पढ़ा था, देख के ज़्यादा समझ में आता है। हम अभी विधानसभा भवन में ही हैं, हमने अभी देखा तो देख के ज़्यादा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्राउड फीलिंग वाली आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।
जी, मेरा नाम सपना है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज हिंडोला खाल से हूँ। और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि हमारे विधायक जी जो हैं वो हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये मतलब पहली बार ऐसा प्रयास किसी विधायक का हुआ है, पहली बार मतलब हमारी विधानसभा से ये है, तो हम अपने आप को लकी समझते हैं कि ऐसा प्रयास हमारे लिए हुआ और हमें बड़ी बड़ी जगह घूमने को मिला, विधानसभा में आने का मौका मिला हमें। और इसी तरह अभी कल हम गंगा आरती में गए थे, उसके बाद अभी मुख्यमंत्री आवास से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई हमारी और विधानसभा देखने का भी मौका मिला। और आगे भी हमें बहुत 4-5 दिन का टूर है, तो वहाँ पे भी देखने को बहुत सारा मौका मिलेगा। देखिए, आपने देखा बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। आपने देखा कि अभी विधानसभा भवन देखा, विधानसभा के अंदर क्या प्रक्रिया होगी वहाँ के मार्शल ने बताई। तो निश्चित तौर पर हमारा मेन इस भारत दर्शन कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है कि बच्चों को कुछ सीखे, बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा बाहर आए। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री आवास में बच्चों ने कार्यक्रम किया, मुख्यमंत्री आवास में देखने का काम किया। और अभी हम शाम को ट्रेन से हम लखनऊ जाने वाले हैं। कल ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी देखेंगे, वहाँ का भी समय हमारे पास मिल चुका है। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है और आज मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, अपनी विधानसभा के अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूँ। उन बच्चों के लिए जो समय देने का उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो टाइम दिया, अपनी विधानसभा सचिवालय के माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे जो पूरा जो यहाँ की प्रक्रिया को बच्चों को समझने का काम किया। एक छोटा सा प्रयास है और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद इसलिए करूँगी। मुख्यमंत्री ने क्या किया, इस कार्यक्रम को हम सरकारी कार्यक्रम बनाने की हम बात करें। सीएम साहब ने अपने उद्बोधन इस बात को कहा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी विधानसभा के नन्हे मुन्ने भाई बहनों को घुमाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास के पीछे केवल मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे सुदूरवादी विधानसभा के जो हाई स्कूल के भाई बहन हैं उनको मैं कुछ सिखा सकूँ। और भाई विनोद ने कहा है कि ये जो भारत दर्शन कार्यक्रम है इसको सरकार के स्तर पर करना है, तो निश्चित रूप से हम इसके लिए योजना बनाएंगे कि सरकार के स्तर पर इस पर ये कार्यक्रम है। और हमारे अन्य बच्चे प्रत्येक ब्लॉक से बच्चों का, अभी तो केवल हमारे वहाँ के 3 ब्लॉक के बच्चे, पूरी विधानसभा कितने ब्लॉक है? 2 ब्लॉकों के बच्चे हैं एक विधानसभा के। लेकिन भविष्य में आपकी तरह ही पूरे प्रदेश के अन्य बच्चों को भी इस भारत दर्शन में जाने का अवसर मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। पुनः सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बच्चों को कि आपका ये जो शैक्षिक भ्रमण है, भारत दर्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी जो आपके जीवन के नए जो आने वाले लक्ष्य हैं उन सभी को पूरा करने में बहुत मददगार होगा, बहुत साबित होगा। इतना ही आप सबको कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड के इन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कहा भी जाता है कि प्रैक्टिकल से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और इसीलिए देखी हुई चीज़ों को वो याद रखें, समझ सकें। सरकार और विधायक जी की तरफ से जो ये पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है वो काफ़ी सराहनीय माना जा रहा है। इन सब के बीच प्राइवेट प्ले स्कूल तो आपने बहुत देखे होंगे, अक्सर देखे होंगे, और लेकिन हम आपको आज उत्तराखंड के एक सरकारी प्ले स्कूल की तरफ ले चलेंगे। तस्वीरों में देखकर आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये किसी सरकारी स्कूल का वीडियो आप देख रहे हैं। दरअसल नैनीताल जनपद के रामगढ़ की एक बाल वाटिका की तस्वीर सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही है और वही वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बतौर इन्हें प्ले स्कूल तैयार किया है। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने प्रदेश में आंगनबाड़ियों को बाल वाटिका के तौर पर बदलकर बच्चों को हाईटेक और स्मार्ट तरीके से शिक्षा देने के तौर पर इसे तैयार किया है। उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी है कि प्रदेश के ऐसे आंगनबाड़ी जो स्कूल के साथ चलते हैं उन्हें सबसे पहले बाल वाटिका के तौर पर तैयार किया जा रहा है। बच्चों को स्मार्ट क्लास और हाईटेक तरीके से शिक्षा देने की ये बड़ी तैयारी है। हमारी 4,500 आंगनबाड़ी ऐसी हैं जो हमारे सरकारी विद्यालयों में ही संचालित है। प्रथम चरण में ऐसी सारी आंगनबाड़ियों में हम लोगों ने बाल वाटिका शुरू की है जो प्री स्कूलिंग है। उसके लिए जो बच्चों के लिए लिटरेचर बनने थे, जो निर्देशिका बननी तो भी बना कर हमने दिया है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निर्देशिका बनी तो भी बना करके दिया है। जो कक्षाएँ हैं उनको हम रूपांतरित कर रहे हैं बाल वाटिका कक्षाओं के रूप में, ताकि बच्चे
जो हमारी वाल है उसको भी एक लर्निंग एड के रूप में प्रयोग करें और उसको सीखें। उसको देखते हुए बाल वाटिका विकसित की गई है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो रामगढ़ की ब्लॉक की खंड शिक्षा अधिकारी ने उसको विकसित किया और बहुत ही अच्छी है। उसी तरह की हम लोग प्रदेश की अन्य जो बाल वाटिकाएँ हैं, कक्षाएँ हैं, उसको भी वैसे ही बनाते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति के तहत आप लोगों ने इसको शुरुआत की है और अभी प्रयोग के तौर पर कितने कर रहे हैं और आगे कैसे करें? जैसा मैंने बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही भाग है और 4,500 आंगनबाड़ी केंद्रों में हम लोगों ने इसको शुरू किया है। इधर पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करके भारतीय सेना ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल की थी। पाकिस्तान को धूल चटाने वाले जाबाज वीर सैनिकों के पराक्रम को याद करते हुए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विजय दिवस पर बलिदानियों को स्मरण करते हुए उत्तराखंड में भी श्रद्धांजलि दी गई। उसी पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिसंबर 1971 के युद्ध में भारत के सैनिकों ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ऐसे में शुक्रवार को विजय दिवस पर बलिदानियों को याद करते हुए कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और कार्यक्रम को साथ ही सीएम धामी ने कहा कि विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के उत्सव का है। साथ ही उन्होंने कहा, मैं विजय दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यक्रम में आए आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही धामी ने कहा कि मैं स्वयं एक सैनिक का बेटा हूँ और इस विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुझे जिस गर्व की अनुभूति हो रही है उसे मैं शब्दों में प्रकट करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान सीएम धामी ने बड़ी सौगात देते हुए सभी सैनिकों और वीरांगनाओं को उत्तराखंड रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की घोषणा दी। सीएम धामी ने कहा कि देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को धूल चटाने का काम किया। उत्तराखंड के लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ हर परिवार के कई सैनिकों ने अपनी बलिदानी देकर इस प्रदेश की आन बान और शान के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। उन तमाम बलिदानियों को हम सब एक बार फिर से नमन करते हैं। अनुमन्य होगी, मैं आज के इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूँ और हमारे जो गणेश जोशी जी ने कहा है कि जो गृह कर इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सभी को हम लोग जल्दी ही उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कैंट क्षेत्र के रहने वाले हों या हमारे जो भी हैं, आप लोगों से भी बात करके इसका हम लोग समाधान निकालेंगे। इसके साथ साथ आज हम सबको ये इस दिवस पर जहां हम अपने वीर सैनिकों को याद कर रहे हैं, हमारी सभी वीर नारियों को, वीर माताओं को, सबको, वीर बहनों को, सबको हम लोग यहाँ पर उनका जहाँ एक सम्मान समारोह स्मरण दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको यह भी प्रण लेना है कि अपना प्रत्येक क्षण विकल्प रहित संकल्प की भावना से राज्य के विकास के लिए समर्पित करेंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जहां हमारे जांबाजों ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को मार गिराया, वहीं पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। भारत पाकिस्तान के युद्ध में उत्तराखंड के लगभग 250 सैनिकों ने अपनी बलिदानी दी थी। सीएम धामी ने कहा कि बलिदानियों की बलिदान को सभी नमन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विजय दिवस हमारे सैनिकों का दिन है, उन्हीं सैनिकों को जिनके पराक्रम को हम सब मिलकर विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट।
तो देश ऐसे वीर सपूतों को शत शत नमन करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड के लालकुआं की करते हैं, जहां नगर पंचायत सभागार में बैठक की गई। बैठक में विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट और क्षेत्र के ग्रामीण जनता शामिल हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समाधान का भरोसा दिया। इस बीच बैठक में विधायक ने कहा कि 2023 तक लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत पेयजल की सभी समस्याओं का समाधान होने की बात कही गई। विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने कहा कि साल 2023 तक विधानसभा की पेयजल और लो वोल्टेज की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गौला नदी की रॉयल्टी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई है, सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रॉयल्टी दर में कटौती अवश्य की जाएगी और 20 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मुहर भी लगा दी जाएगी। वहीं विधायक डॉक्टर मोहन ने कहा कि वाहन सरेंडर अवधि पर विचार करते हुए इस अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिंदु खत्ता में रुके हुए कई कार्यों को पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र में चेकिंग अभियान चल रहा है और नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में लालकुआं के पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने कहा कि क्षेत्र को पूरी तरह से अपराध और नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता भी पुलिस के इस प्रयास में सहयोग दे, ताकि अपराध और नशे की ओर जा रही युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में सभी अपराधियों पर पुलिस नजर रखी हुई है और विशेष अभियान के तहत अपराधियों की धरपकड़ करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नशा और अपराध किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की, अगर आपके क्षेत्र में किसी तरह का अवैध नशे का कारोबार हो रहा हो तो पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दी जाए। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और नंबर दोनों ही गोपनीय रखा जाएगा। लालकुआं क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध के लिए हम लगातार जितने भी दूसरे सरकारी विभाग हैं उनसे समन्वय बनाए हुए हैं। हम पब्लिक के साथ भी CLG मीटिंग और जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे हम लगातार मीटिंग करते रहते हैं। और जैसे कि अपराध को रोकने के लिए हमने स्कूल और जितने भी कॉलेज हैं उसमें भी हम जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं और साथ में उनके जो स्कूल के प्रबंधक हैं उनके साथ भी हम मीटिंग करके बताते रहते हैं। उसी के क्रम में एक जो नाबालिग वाहन चलाने वाले, जो जितने नाबालिग चला रहे थे वाहन, उनके खिलाफ भी एक अभियान नैनीताल पुलिस द्वारा चलाया गया है, जिसमें उनके वाहन सीज करके और उनके जितने भी जो माँ बाप हैं उनके बुला के उनको जागरूक करके और उनके खिलाफ चलानी कार्रवाई की गई है। इस तरीके से लगातार हम नशे के खिलाफ और जन जागरूकता कार्यक्रम और ट्रैफिक के खिलाफ और जितने भी ये जागरूकता कार्यक्रम है लगातार हम क्षेत्र में करते आ रहे हैं और पब्लिक के समन्वय से। इसमें हमारी अपील ये है कि अगर किसी के पास किसी भी तरह की सूचना है, जो भी कोई गैर कानूनी काम हो रहे हैं, कोई नशा बेच रहा है, कोई स्मैक का काम कर रहा है, कोई कच्ची दारू बेच रहा है, तो उसकी सूचना सीधे आप हमें दें। आपकी सूचना जो है गोपनीय रखी जाएगी और विश्वास मानिए कि इस तरीके से हम क्षेत्र। आइए मसूरी की अब बात कर लेते हैं, जहां लगातार हो रहे अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसे लेकर मसूरी माल रोड और निजी रेस्टोरेंट के पास हो रहे अवैध निर्माण की स्थानीय लोगों की शिकायत पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता और सहायक अभियंता सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में MDDA की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रुकवाया गया। साथ ही ठेकेदार की बिना प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण न किए जाने के निर्देश भी ठेकेदार को दिए गए। अधिशासी अभियंता ने बताया कि मसूरी में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे लेकर उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट के पीछे हो रहे निर्माण का 2 तल का नक्शा पास है और ऐसे में तीसरे तल पर अवैध निर्माण किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसका मौके पर जाकर काम से नक्शा स्वीकृत किए बिना निर्माण न कराएं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाया कि प्राधिकरण की तरफ से गरीब लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े बड़े बहुमंजिला इमारतों का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है और प्राधिकरण की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में MDDA का दोहरा चरित्र किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड के सितारगंज की बात कर रहे हैं, जहां वनकर्मियों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वनकर्मियों की एक्सपर्ट टीम ने बाराकोली रेंज में कर्मचारियों को सांपों को पकड़ने का हुनर सिखाया। उन्होंने बताया कि घरों में सांप दिखाई देने पर डरे नहीं, बल्कि वन विभाग को सूचित करें। सांपों से सुरक्षित रहने के लिए घरों में फिनाइल का छिड़काव किया जाए। इसके साथ ही साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही वनकर्मियों ने जंगली जानवरों से अपने आप का बचाव कैसे करें, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया। इंटरनेशनल जू से आए हैं हल्द्वानी से कर्मचारी ये लोग, जो सांप के बारे में जो हमें अवेयरनेस नहीं है वो बता रहे हैं, और सांप को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे सुरक्षित उसके हैबिटेट में छोड़ा जाता है ये हमें बता रहे हैं। और सांपों के बारे में भी, कौन जहरीले सांप हैं और कौन जो बगैर जहर के ही हैं, उसके बारे में, सांप की प्रजातियों के बारे में हमारे स्टाफ को आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जिसमें अन्य इधर ऊखीमठ के कालीमठ घाटी की ग्राम पंचायत जालमल्ला में जाख राजा मंदिर की मरम्मत करने के बाद भूमि की विधि विधान पूर्वक पूजन की गई। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर अपने आराध्य देवी देवताओं को भोग अर्पित किया। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। शुक्रवार को संक्रांति पर्व के अवसर पर पंडित ओम प्रकाश भट्ट ने पंचांग पूजन के तहत अनेक पूजन संपन्न कराने के साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन किया। ग्रामीणों को जखराजा मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य बिना बाधा के संपन्न करने का आशीर्वाद दिया। जखराजा मंदिर जीर्णोद्धार के भूमि पूजन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रधान त्रिलोक सिंह रावत ने कहा कि जखराजा मंदिर को भव्य रूप देने में सभी ग्रामीणों की भागीदारी अनिवार्य है। इधर उत्तराखंड के सितारगंज के बाराकोली रेंज कर्मियों की टीम ने रेस्क्यू टीम के साथ 50 बंदरों को पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया। वन विभाग अब पकड़े गए बंदरों को वन क्षेत्रों में प्रवास के लिए छोड़ देगा। इससे शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों के उत्पात से आमजन को काफी राहत मिलेगी। वहीं वन रेंजर महेंद्र सिंह रैकुनी ने बताया कि टीम ने वन विभाग के सहयोग से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने 50 बंदरों को पकड़कर आरक्षित वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। वहीं टीम में डेप्यूटी रेंजर धीरेन्द्र पंत, वन दरोगा ललित सिंह काला, विदेंद्र यादव, बाबूराम वर्मा भी उपस्थित रहे। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।